आते रहते हैं, लेकिन वो यहाँ की नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। विचारधारा से जुड़ाव, सत्ता के गलियारों का स्वप्न तक नहीं देखा, लेकिन संघर्ष में राजनीति की बाजी ऐसी पलटी कि मंत्री तक बन गए और समय समय पर अपनी राजनीतिक हैसियत का आकलन भी कराया। ऐसे हैं लोहिया के परम अनुयायी और वर्तमान में प्रसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव कुमार बेरिया। शिव कुमार बेरिया आज हमारे साथ हैं और आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 की चुनावी संभावनाएं क्या हैं। बेरिया जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बेरिया जी, ये बताइए कि आप लगातार अपने नेता शिवपाल की सामाजिक परिवर्तन यात्रा में सक्रिय रूप से भागीदारी ले रहे हैं और मुझे मालूम है कि आप सीधे वहीं से चले भी आ रहे हैं। आज उनका भोगनीपुर, कालपी और औरैया तक यात्रा है। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा। देखिए, शिवपाल जी की ये परिवर्तन यात्रा जहाँ जहाँ से निकल रही है, जैसे आज भोगनीपुर चौराहे से लेकर के झांसी तक है उनका, रात्रि विश्राम का झांसी में होगा, तो लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि आखिर इस परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य क्या है। शिवपाल जी का ये मानना है कि यह राजनीतिक दलों के आपसी लड़ाई का समय नहीं है। पूरी दुनिया में दो ही विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा ये है कि हम गरीब की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरी विचारधारा ये है कि हम गरीबों को सपने दिखाकर और उनको लूटेंगे। जो समाजवादी आंदोलन है, समाजवादी आंदोलन वो था जो अपने को खपा कर, अपने को समाप्त करके भी गरीब आदमी के आंख का आंसू पोंछने का सपना था। उस सपने को डॉक्टर लोहिया ने जिया, जयप्रकाश जी ने जिया, मधुलिमय ने जिया, जनेश्वर जी ने जिया, राजनारायण ने जिया। लंबी कतार है। आप कल्पना कीजिए कि 1947 जो पहली सरकार बनी थी भारत की, तो डॉक्टर लोहिया सबसे नज़दीकी लोगों में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। वे किसी भी पद को प्राप्त कर सकते थे, प्रधानमंत्री पद को छोड़कर वे किसी भी पद पर जा सकते थे। लेकिन समाजवादियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि जो हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया था लाहौर कांग्रेस में, जहां पर आपको अध्यक्ष चुना गया था, उस प्रस्ताव को लागू करने का वक्त आ गया है। तब जवाहरलाल जी ने कहा कि आज वो वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ कई घड़े शामिल हैं। इसमें हिंदूवादी घड़ा भी है, इसमें सांप्रदायिकता के कुछ बीज रोपण हैं जिनमें वो भी कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में भगत सिंह जी को मानने वाले भी लोग हैं। कांग्रेस के विचारों का बहुत बड़ा जमावड़ा है, सभी विचारधाराओं का। तो आज की तारीख में ये संभव नहीं है कि हम वो प्रस्ताव लागू कर सकें। तो फिर समाजवादियों ने कहा कि फिर इसलिए तो हम लड़ाई लड़कर नहीं आए थे कि हमें सत्ता प्राप्त करना है पुरानी लीकों पर चलकर। सत्ता अगर हमको मिली है तो सत्ता के माध्यम से पहले दिन हमारी कलम से ऐसा संदेश जाए कि हम नए भारत में, नए भारत की नई तस्वीर देख रहे हैं और नई सरकार देख रहे हैं। अगर वो संभव नहीं है तो फिर हम समाजवादियों का कांग्रेस में भी रहना संभव नहीं है। उसी के तहत ये सारे लोग बाहर आए। हालांकि पहला चुनाव ये सब हिंदुस्तान में हार गए, फिर वे निराश नहीं हुए, उस लड़ाई को लड़ते रहे। आज उसी लड़ाई को शिवपाल जी कह रहे हैं कि सभी दलों को अगर इस जालिम हुकूमत से, बर्बर हुकूमत से, जो हुकूमत विचारों को कैद करना चाहती है, जो हुकूमत चाहती है कि आपके मुंह में तालाबंदी हो जाए, अगर आपके मुंह से कोई भी शब्द निकला सरकार के खिलाफ, जबकि ये लोकतंत्र का तकाजा है कि एक सत्ता होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष का काम है सरकार पर अंकुश रखना, समय समय पर सरकार को दिशा दिखाना कि आप यहाँ पर गलत जा रहे हैं, और जो अनुकूल नीतियाँ हैं देश के हित के लिए उसकी प्रशंसा भी करना, ये विपक्ष का काम होता है। सरकार का काम होता है विपक्ष की बातों को सुनिए और विपक्ष की बातों को सुनकर जो ठीक लगता हो कि विपक्ष ठीक कह रहा है उसको आदर के साथ मानिए। लेकिन बेरिया जी, आपने भी एक बात की कि बहुत ही जन का सैलाब भी है, उमड़ा हो रहा है, सब लोग मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर वास्तव में
शिवपाल जी के पास ऐसा जनाधार है, तो जो पिछले चुनाव हो गए उनमें क्यों नहीं उन्होंने अपनी हैसियत दिखाई? नहीं, तब जनाधार उस समाजवादी पार्टी में थे, और समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद, हाँ वही मैं कह रहा हूं। छोड़ने के बाद देखिए, किसी भी पार्टी को बनाने में समय बहुत लगता है। संगठन 100 साल की कांग्रेस है, 100 साल से ज़्यादा समय हो गया कांग्रेस को, 100 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया। समाजवादी पार्टी भी पुरानी सोशलिस्ट पार्टी से आप आंकिए, समय समय पर नाम बदलते रहे, लेकिन वही सोशलिस्ट ग्रुप है। अभी इनका तो 2 साल पहले, 2 साल में तो लोग जिलों में पहुंच नहीं पाते, लेकिन शिवपाल जी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पहुंचकर अपनी विधानसभा समितियां तक बना दी। हर जिले में कमेटी नहीं, विधानसभा तक की समितियां बनी। लेकिन एक और शिवपाल ये कहते हैं, आज भी उन्होंने एक बयान दे दिया है कि हम तो सपा के साथ गठबंधन करेंगे, सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आज भी उन्होंने ये बात नहीं, उनका और मानना, उसके बावजूद फिर वो यात्रा भी निकालते हैं। नहीं, नहीं, दूसरी ओर जो है आप भी कह रहे हैं कि विधानसभा स्तर तक कमेटियां भी उनका बनाते हैं। मानना ये है जी कि आज की तारीख में विपक्ष के एकीकरण के बिना हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए सभी राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल जो समान विचारधारा के हों, जो गांधीवादी विचारधारा को मानते हों, जो डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को मानते हों, जो सेकुलर दल हैं, वो सेकुलर दल एक प्लेटफॉर्म पर आवें, एक उनका साझा घोषणा, चुनाव घोषणा पत्र बने और सब मिलकर लड़ें, तब आप इस हुकूमत को हटा सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो इस सरकार को हटाना असंभव है। इसीलिए शिवपाल जी कहते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता तो वो पार्टी है जिस पार्टी में हम रहे हैं, समाजवादी पार्टी। अगर उनसे समझौता नहीं होता तो फिर हमारा समझौता समान विचारधारा वाले दलों से होगा। और हम, अच्छा, अगर बस ये 2 बातें, अगर समाजवादी पार्टी से समझौता हो जाता है तो काम चल जाएगा, फिर तो छोटे दलों से शिवपाल को समझौता करने की जरूरत नहीं। शिवपाल उस समय समझौता करेंगे दलों से जब उनका सपा से समझौता नहीं होगा। वो बात आपकी मैं मानता हूं, क्योंकि उनका मानना है कि सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। समाजवादी पार्टी से भी हो और दूसरे भी समान विचारधारा वाले दल जो समान विचारधारा को लेकर चल सकते हो और एक ऐसी सरकार दे सकते हो जो उत्तर प्रदेश के हित में हो। लेकिन आप मानते हैं कि अगर शिवपाल और खाली अखिलेश एक हो जाएंगे तो काम चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा, क्योंकि हवा है, हवा है। जो एक तरफ सत्ता को मानने वाले दल हैं, लोग हैं, और दूसरी तरफ सत्ता के विरुद्ध आक्रोश है। और वो आक्रोश किसान में भी है, वो आक्रोश विद्यार्थी में है, वो आक्रोश व्यापारी में है, वो आक्रोश किसान में है। सभी जो वर्ग हैं, शिवपाल और सपा में वो कौन सा बिंदु है जिसके कारण इतना मामला लटक रहा? शिवपाल रोज बोल रहे हैं, अखिलेश भी कभी कभी बोल देते हैं हाँ हम तो सबके साथ करेंगे, लेकिन कहीं खुल करके वो नहीं बोल रहे। अब देखिए, ये कौन सा ऐसा पॉइंट फंस गया है? ये इनका पारिवारिक एक तरीके से जो झगड़े हैं, उन झगड़ों के बारे में हम लोग तो विस्तार से जानते नहीं, लेकिन हमें तो ना उन झगड़ों के बारे में हम बता सकते हैं, ना हम चाहते भी नहीं। हम तो लेकिन हमारा मानना ये है जी कि इस तरह से छोटे छोटे झगड़ों में, या तो वो झगड़े बाहर आवे कि भाई हमारा एक संभव नहीं है, इस वजह संभव नहीं है। जब दोनों लोग बार बार बोल देते हैं तो जनता में कंफ्यूजन तो फैलता ही है। हाँ, जनता में कंफ्यूजन रहता है। तो या तो एक बार कह देंगे नहीं हमारा इससे समझौता नहीं हो सकता, तो लोगों के मन विचार अलग अलग हो जाएं, रास्ते अलग हो जाएं। लेकिन अभी तक की मेरी समझ जो कहती है कि इन दोनों दलों में समझौता हो जाएगा। और ये क्या 22 नवंबर तक होगा? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, डेट तो ही लोग बताएंगे। उनके बेटे का एक बयान आया शिवपाल जी के, जो उन्होंने कहा कि 22 नवंबर तक रणनीति तैयार हो जाएगी, ऐसा कुछ है? मैं नहीं, मेरी ये जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नवंबर तक तो हो ही जाना। अच्छा, एक बात शिवपाल ये चाहते हैं, जैसा कि अखिलेश है, अखिलेश कहते हैं कि हम बड़े दलों के साथ नहीं समझौता करेंगे, और शिवपाल की कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के प्रति भी है। शिवपाल जी का ये मानना है जी कि हम लोग क्षेत्रीय दल हैं और कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। बिना राष्ट्रीय दल को साथ लिए केंद्र में आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते, क्योंकि एक राष्ट्रीय दल को आपको साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि वही चेहरा होगा। क्षेत्रीय दलों की भी ये स्थिति नहीं है कि वो राष्ट्रीय दल को चुनौती दे सके, चेहरा बन सके। तो क्या एक पॉइंट ये भी है जो दोनों में मतभेद का? नहीं, ये पॉइंट नहीं है। हाँ, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश अपने कुनबा को संभाल क्यों नहीं पा रहे? अब आज ही देखिए, हरमोहन सिंह, आपसे तो कुछ छिपा है नहीं, हरमोहन सिंह का परिवार जो था किस तरीके से समर्पित रहा
सपा के प्रति, और चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, और अगर मनमोहन सिंह का कोई कार्यक्रम है तो यही लोग आएंगे। आज स्थिति ये हो गई कि वही कुनवा सपा और भाजपा में बट गया। हालांकि सुखराम ने बयान ये दे दिया कि नहीं, जब तक जिंदा है मुलायम सिंह और मैं उनके साथ रहूंगा सपा में। इसके मतलब कि मुलायम सिंह के तो साथ है लेकिन अखिलेश के साथ नहीं है। ये जो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? और इससे लगता नहीं कि सपा को बड़ा नुकसान हो रहा है? आज चौधरी साहब को मानने वाले क्या कानपुर के एकमात्र नेता रहे वो समाजवादी आंदोलन के, उन्होंने काफी कानपुर को पूरी पार्टी को एक लेकर लंबे समय तक उस चले भी, और उनके मरने के बाद उनके परिवार में भी पारिवारिक झगड़े हुए। अब आज चौधरी साहब का जो पुण्यतिथि है वो दिल्ली में भी मनाई जा रही है। हाँ, गाजियाबाद में उसके मना रहे हैं। वो जगराम सिंह है वहाँ, अखिलेश जी गए हैं और ये मना रहे हैं अपने यहाँ पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया है। अब ये तो क्या पक रहा है इन लोगों के बीच में, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर समाजवादी जो आंदोलन है उसको तो नुकसान हो रहा है। नहीं, समय समय और उसका दायित्व पूरी तरीके से अखिलेश के ऊपर है। देखिए, समाजवादी आंदोलन में समय समय पे बिखराव भी हुए हैं। समाजवादी आंदोलन के बड़े नेताओं में जयप्रकाश जी भी और डॉक्टर लोहिया में भी मतभेद रहे हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। जब जब देश को आवश्यकता पड़ी है तब तक ये सारे नेता एक साथ हुए हैं। अब ये जो नया प्रकरण शुरू हुआ उनके परिवार में, इसके पीछे क्या कारण है, ये कारण हम तो नहीं बता सकते। लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और निश्चित, अच्छा, ये भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है, एक बार मुलायम सिंह ने भी अपने ग्रांड सन माने अखिलेश के बेटे से कहा था कि तुम्हारे पापा बड़े जिद्दी हैं। वो जिद्दी का जो स्वभाव उनका है वो कहीं ना कहीं इस राजनीति में फिट नहीं बैठ रहा। देखिए, राजनीति में जिद किसी की भी हो, हाँ, मुझे नहीं पता कि वो जिद्दी हैं कि नहीं जिद्दी हैं। लेकिन आपको नहीं पता, किसको पता? नहीं, हमें ये पता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मुझे साथ रखा और जितना रुपया मैंने निकाल बाहर भी कर दिया। हाँ, जितना रुपया भी कभी, वही तो मैं बता रहा हूँ, और कभी उन्होंने ये हमको मना नहीं किया कि आपके क्षेत्र में विकास के लिए कितना पैसा चाहिए। जितना हमने मांगा उन्होंने दिया, हमारा वो सम्मान भी करते थे। लेकिन कभी कभी आप जानते हो कि चुगली करने वालों का बोझ इंसान के दिमाग में इतना चढ़ जाता है कि अपने मित्र को भी वो दुश्मन समझने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भारी पड़ गए जो हमारे खिलाफ चर्चा कर रहे थे या हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, या वे चाहते थे कि हमारे रहते हुए उन लोगों का समाजवादी पार्टी में वो नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। इसलिए वो सब लोग लामबंद होकर अखिलेश जी के यहाँ गए और उन्होंने कहा, उन्होंने हमको पार्टी से निकाला। लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। ठीक है, पार्टी है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो निकाल सकते हैं। हाँ, जब कभी वो बुलाएंगे, जी, जब कभी वो बुलाएंगे तो हमारे क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने उनके अंडर में काम किया, हम जाएंगे और ये सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे कि आपने हमको क्यों निकाला। लेकिन अभी बुलाया नहीं कभी? नहीं, कभी उनका फोन नहीं आया, कभी मुलाकात भी नहीं, कभी हम गए नहीं, उसके बाद नमस्ते भी नहीं, ना कभी गए नहीं जी। जब से उन्होंने निकाला जी, तब से आज तक हमारा उनका आमना सामना नहीं हुआ। हाँ। हम कभी गए भी नहीं। हाँ। तो ये आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश को अब और उदारवादी होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक स्थिति हर राजनेता को जो बड़ा बनना चाहता है, हर राजनेता वो जो जनता के दिल में राज करना चाहता है जी, उसको बहुत उदार और सहिष्णु होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जो इस समय अखिलेश के साथ बड़ी तेजी के साथ जो देखो जुड़ रहा है, आर.एस. कुशवाहा भी जुड़ रहे हैं। आज तो बीएसपी के जो बागी थे सब उनके फेवर में वोट भी दे आए जा करके, और उसी तरीके देखिए अपने राजा रामपाल भी कानपुर से जाकर के उनसे जुड़ गए। ये सब किस बात का द्योतक है? ये इस बात का द्योतक बहुत तेजी के साथ मजबूत हो रही है। नहीं, ये इस बात का द्योतक है कि जिन लोगों का विचारधाराओं से कोई वास्ता नहीं है और वो किसी विचारधारा के तहत राजनीति में आए भी नहीं, ये सब जातीय लोग हैं जो जातियों की राजनीति करते हैं। और जातियों के, जैसे पहले कबीले हुआ करते थे,
अब आज के दौर में राजनीति में जातियों के कबीले बन गए हैं, छोटे छोटे कबीले। तो ये अपने आप को कबीलों का सरदार मान लेते हैं कि हम इस कबीले के सरदार हैं। अब वो कबीले अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हित के लिए, जहां उनको हित दिखाए, जनता का हित नहीं, उनका हित कहाँ हो रहा है, वो कहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, वो कहाँ से एमएलए हो सकते हैं, तो अपने भटकाव की राजनीति में रहते हैं और जहां उनको स्थान मिलता है वहां चले जाते हैं। ये इनसे, ऐसे लोगों से कभी वैचारिक राजनीति नहीं हो सकती और ऐसे लोगों से कभी देश और समाज का भला चुनाव तो जीता जा सकता है। हाँ, चुनाव एमएलए हो सकता है, चुनाव नहीं, वो बस एमएलए हो जाएंगे कि पार्टी को भी, सपा को भी लाभ मिलेगा इससे? भाई जब सपा से एमएलए हो जाएंगे तो सरकार बनाने में सपा को भी लाभ मिलेगा। मतलब एमएलए वो हो जाएगा, एमएलए हो जाएंगे, नेता कभी नहीं बन सकते। नेता नहीं बन सकते हैं और पार्टी को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। नहीं, पार्टी को ऐसे लोगों के प्रति जनता की श्रद्धा ही कभी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब तक जनता की श्रद्धा आपके साथ ना हो तब तक। देखिए एमएलए एमपी बहुत हुए। आज अगर कानपुर में बड़े बड़े राजनीति करने वालों से पूछा जाए तो कानपुर में कितने एमएलए कितने एमपी हुए नाम नहीं गिना सकते, और किनकी क्या विचारधारा ये नहीं बता सकते। तो एमएलए एमपी हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, नेता होना बड़ी बात है। आपको जनता नेता मान ले, जिस दिन आपको जनता नेता मान लेगी उस दिन आप समझना कि हमारी राजनीति सफल हो गई। अच्छा, ये आपको लगता है कि इस समय, अगर मैं आगे क्या होगा राजनीतिक संभावना बनी, इसमें शिवपाल बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। रात भर जो है वो बीजेपी के साथ दौड़े भागे चले जा रहे हैं और सपा से भी कुछ लाभ मिल नहीं रहा है और कांग्रेस से भी बात नहीं हो पा रही है। कुछ आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश का कद चाहे नेताओं के कारण ही बढ़ रहा हो, उस जगह पर जो है थोड़ा सा कद में छोटे दिख रहे हैं शिवपाल? नहीं, अखिलेश जी देखिए चीफ मिनिस्टर हो गए और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके विकल्प के रूप में दिख रहा है कि ये हरा सकते हैं। तो जनता का जो रुझान, जो नाराज हैं सत्तारूढ़ पार्टी से, उनका रुझान तो वही होगा जो उनको हरा सकते हैं। शिवपाल जी अभी वैचारिक राजनीति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना शिवपाल जी के सरकार नहीं बनेगी। शिवपाल जी के बिना शिवपाल जी को लिए सरकार नहीं बनेगी, और सरकार बनेगी तो शिवपाल जी को साथ लेकर के बनेगी। तो अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि बिना गठबंधन के भी अगर अलग अलग दोनों लोग भी लड़ जाएं, उसके बाद भी अखिलेश को सरकार बनाने के लिए शिवपाल की शरण में जाना पड़ेगा? नहीं, अगर दोनों लोग एक होकर नहीं लड़े तो सरकार बनेगी ही नहीं। बनेगी नहीं? बनेगी नहीं। अच्छा, वोट का बंटवारा हो जाएगा और बनेगी नहीं। बनेगी नहीं, फिर तो बीजेपी बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल बन जाएगी। तो अब ये शिवपाल क्या रणनीति अपना रहे हैं कि कैसे वो अपने को मजबूत करेंगे? अभी तो मजबूत नहीं आप शिवपाल जी को देखेंगे कि 2 महीने के अंदर, हाँ, ये रथ यात्रा समाप्त होने दीजिए, 2 महीने के अंदर आपको शिवपाल जी का कद पता चल जाएगा कि शिवपाल सिंह कितने भारी हैं या जनता में उनका क्या स्थान है। लेकिन एक बात यह है कि अगर आप देखें तुलना में तो बीजेपी बहुत तेजी के साथ तैयारियों में आगे बढ़ गई है। माने उनके पन्ना प्रमुख तक हैं, बूथ पर भी काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम विपक्ष को देखें तो वहाँ तो विपक्ष बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, विपक्ष कमज़ोर है और विपक्ष में टूटन फूटन मची हुई है। ऐसी स्थिति में 2022 की जो संभावनाएं हैं उनको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, बीजेपी संगठन में अपने क्या कर रही है क्या नहीं कर रही हो तो हर संगठन चुनाव के मौके पर करता है। नहीं करता है तो, लेकिन मैं आपसे भी, आप भी समाज के एक अंग है और महत्वपूर्ण अंग है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी किस वर्ग में पॉपुलर है? कौन सा वर्ग ऐसा है समाज का जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही है? व्यापारी तो नाराज, किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश इनका अपने आप साफ हो जाएगा, आप देखते जाइए। वहाँ तो लोग वोट मांगने नहीं निकल पाएंगे, गाँव नहीं जा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपका मध्य में हालत देख लीजिए, सारा व्यापारी, सारा किसान, सारा मजदूर, कारखाने बंद, नौकरियां चली गई। मतलब जो हालात है, और पेट्रोल और डीजल के दाम रोज आसमान को छू रहे हैं। खेती की लागत, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे, खाली डीजल नहीं बढ़ता, डीजल के साथ साथ हर चीज बढ़ती है। सीमेंट भी बढ़ता है, कपड़ा भी बढ़ता है, और खेती की लागत भी बढ़ती है। खेती की लागत और महंगी हो जाएगी, खेती की लागत तो अभी नहीं निकल रही, और डीजल बढ़ने से खेती की लागत और बढ़ जाएगी, और किसान इस सरकार को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करेगा।
किसान न देखना चाहे, लेकिन जो आम जन है वो तो देखेगा, क्योंकि उसे फ्री में राशन भी मिल रहा है, उसे सिलेंडर भी मिल रहा है, उसे बत्ती भी मिल रही है, उसे शौच भी के लिए शौचालय भी मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। अब क्या दिक्कत है उसका? और लाभार्थियों की संख्या ही एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी ज्यादा हो गई है कि वही सब वोट डलवा देंगे, जा करके जीत हो जाएगी। अभी आप रेटिंग देखेंगे हाँ, कि दुनिया में कितने देश हैं जो सुखी हैं, जिनके रहने वाले लोग सुखी हैं। उसमें 159 देशों में भारत नीचे से 5वें स्थान पर है। हमसे आगे बांग्लादेश है, रात दिन जिसको हम गाली देते हैं पाकिस्तान से, वो हमसे आगे है। नेपाल हमसे आगे है रेटिंग में। हम अब फिनलैंड जैसा देश जहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, वो देश भी हमसे आगे है। अगर उत्तर प्रदेश का 6 टुकड़े का देश, ये आमजन नहीं देख रहा। नहीं, वो कहाँ रेटिंग के चक्कर पड़ रहा है? नहीं, रेटिंग नहीं, उसको तो ये मिल रहा है कि हमको फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में राशन, हमको सब कुछ मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के आप दाम बढ़ाइए, ये सब उच्च मध्यम वर्ग के लिए है, उनके लिए हमारे ऊपर कोई असर नहीं, बहुत असर पड़ रहा है। हाँ। और आप इसका परिणाम देखेंगे। अभी भय का वातावरण है, जो भय किसी वक्त इंदिरा जी की इमरजेंसी के दौर में था कि लोग बोल नहीं रहे थे, आज हर वर्ग के जुबान पर ताला पड़ा हुआ है। जनता बोल नहीं रही, डर रही है कि पता नहीं हम बोल दें हमारे घर में से ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, क्या आ जाए। हमारे सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का स्तंभ होता है जनता को जानकारी देने का, जहां हम आप बैठे हुए बात कर रहे हैं, ये खुद इतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसके मालिकान इतने सहमे हुए हैं कि वे जो कुछ लिख कर आपको देते हैं आप वही कर रहे हैं, करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या हमारी आपकी जो वार्ता हो रही है इसमें कहीं आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा हमारी आपकी वार्ता में नहीं, यहाँ मैंने उदाहरण दिया। अच्छा। हमारी आपकी वार्ता में मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई आपको लिख के दिया गया है, हाँ, वही सवाल पूछिएगा, ऐसा तो नहीं आपको। लेकिन नहीं, लेकिन आप जो आप क्या समझते हैं कि ये जो मीडिया है, और मीडिया के जो 4-5 मीडिया अपने आप को बड़ा मीडिया कहते हैं, आज आप जरा घरों में पता करिए कि अब कितने लोग देख रहे हैं। ये इनका चैनल ही नहीं खोलते, अब लोग बंद कर दिया। आप लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, और इतना देख रहे थे, मुझे खुद आप अगर देखेंगे तो मैं सत्य.com देखता हूँ, और मीडिया के कई हैं, आलोक अड्डा देखता हूँ। तो जो जिनमें हमको मसाला मिलेगा, भाई पत्रकार क्या होता है, आप दिन भर घूम करके न्यूज इकट्ठा करते थे और उस न्यूज को बटोर करके समाज को देते थे। आज अगर हम सुबह से शाम तक अखबार पढ़ते हैं, उसमें न्यूज ही नहीं है। जब न्यूज ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे उसको? मेरिया जी, अभी आप एक बात कह रहे थे कि अखिलेश के साथ इसलिए है कि लोग उन्हें विकल्प के रूप में देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जिस कांग्रेस को हम लोग ये समझते थे कि वो अस्तित्वहीन हो गई है, उस कांग्रेस ने करवट बदल ली है, उसको संजीवनी मिल गई है? इसका इफेक्ट कहाँ आपको दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस कभी अस्तित्वहीन नहीं रही है। हाँ, ये लोगों की गलत सोच है। अच्छा। यहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि जातियां और जातियों में बटा हुआ देश है। जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, जिसमें आपको दलित कह सकते हैं, मुसलमान कह सकते हैं और ब्राह्मण कह सकते हैं, ये तीनों वोट राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले को जनता पार्टी बनने के बाद, जैसे जगजीवन बाबू के अलग होने के साथ साथ जनता पार्टी में दलित वोट चला गया, और फिर पलट के नहीं आया, वो फिर कांसीराम जी के साथ चला गया। ऐसे ही जो पिछड़े हैं, पिछड़े कभी कांग्रेस में नहीं रहे, पिछले 57 से लेकर के आज तक अलग ही राजनीति करते रहे, वो कभी इन गुटों में नहीं रहे। लेकिन ब्राह्मण या तो बीजेपी को वोट करेगा और वहां से हटेगा तो कांग्रेस में वोट करेगा। वो दो ही दलों में रहा हमेशा। जब अगर वो आज देख ले कि कांग्रेस उठ रही है तो 5% ब्राह्मण भी नहीं रहेगा बीजेपी में, सबका सब आ जाएगा। लेकिन अभी वो देख नहीं रहा, वो देख नहीं रहा कि अभी इसी तरह मुसलमान का है। मुसलमान भी उसका एक टारगेट है बीजेपी को हराना। जो बीजेपी को हरा रहा होगा जिस सीट पर, उस सीट पर वो मतदान करेगा, क्योंकि उसको अपने सबसे बड़े शत्रु के रूप में वो बीजेपी को देखता है। लेकिन आज जो कांग्रेस ने अभी खास तौर से लखीमपुर कांड को लेकर के जिस तरीके से अपनी बढ़त बनाई, अब तो कहे तो ये रहे कि अखिलेश से ज़्यादा बढ़त बना ली प्रियंका गांधी ने, उसका इफेक्ट आपको नहीं लग रहा कि सीधे सीधे तौर पर पड़ेगा जाकर सपा पर? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी भी जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही जा रहे हैं,
और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। वहीं प्रियंका जी भी जिस तेजी से काम कर रही हैं, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। हाँ, कि वो काम कर रही हैं और उसका इफेक्ट जनता पर है। लेकिन विपक्षी नेता के रूप में अखिलेश यादव की तरफ झुकाव आम जनता का जो भाजपा से नाराज है, उसका झुकाव अभी उतना कांग्रेस की ओर तरफ नहीं है जितना अखिलेश जी की तरफ। अखिलेश है। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रियंका अगर बढ़ती हैं जितना तेजी, क्योंकि आपका तो अच्छा राजनीतिक अनुभव, तो उस पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश को भी नुकसान होगा और बीजेपी को भी नुकसान होगा। इस बारे में आप देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एक दल कोई भी अभी आज की तारीख में इतना सक्षम नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके। कांग्रेस जितना बढ़ जाए, अखिलेश जी जितना बढ़े, और दल हैं, इन छोटे छोटे समान विचारधारा वाले दलों को, क्योंकि कांग्रेस भी सेकुलर राजनीति करती है, समाजवादी भी करती है, इन सारे धर्मनिरपेक्ष दलों का जो राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को गलत मानते हैं। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। तो जो धर्म को राजनीति से अलग करके देखते हैं, ऐसे लोगों का अगर एक फ्रंट बनेगा तो निश्चित रूप से वो भाजपा को मजबूत टक्कर देगा। नहीं, मेरा कहना है कि प्रियंका का बढ़ना अखिलेश को कितना नुकसान पहुंचाएगा या बीजेपी को कितना नुकसान देखिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रियंका जी का बढ़ना निश्चित रूप से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। उनके साथ कौन सा वोट चला जाएगा? नहीं, उनके साथ सब वोट जाएगा। अगर ब्राह्मण जाएगा तो फिर मुसलमान भी जाएगा। अच्छा, ब्राह्मण जाएगा तो मुसलमान भी जाएगा। लेकिन अभी वो प्रियंका जी की जो इमेज है वो ठीक बन रही है। दूसरा, प्रियंका जी को लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी प्रियंका जी की वो हैसियत नहीं बन पा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है उनका जो मुख्यमंत्री के रूप में हो। जहाँ तक योगी जी का सवाल है, आज भी जनता योगी जी को एक ईमानदार मुख्यमंत्री मानती है। बाकी उनकी चीज़ों से लोग सहमत हैं असहमत हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन योगी जी पर अभी तक बेईमानी के चार्ज नहीं लगे हैं। तो ये तो हर राजनीति करने वाला जो राजनीति कर रहा होगा ये बात कहने के लिए मजबूर होगा कि हाँ भाई, उनके ऊपर कोई दाग अभी नहीं है। दाग होंगे तो जब खुलेंगे तब पता चलेगा। अरे तो बीएसपी का जो ये ब्राह्मण फैक्टर चल रहा है, इससे कोई लाभ होने कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर नहीं होगा। कोई ब्राह्मण नहीं जा रहा है। हाँ। और वो सब वही दलित वर्ग के लोगों को माला वाला पहना के बैठा दिया जाता है। जी जी, वो कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि अब ये मौका आ गया है कि विपक्ष को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो प्रियंका को भी साथ लेकर के चले? निश्चित तौर पर। अच्छा, अगर भाजपा को हटाना है, हाँ, तो निश्चित तौर पर सभी दलों को एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, समान विचारधारा वाले दलों को। और अगर नहीं आएंगे तो ये चूक करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता का भी नुकसान करेंगे। इसके मैंने सपा को अपनी राजनीति पर कुछ सोचना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए, क्योंकि वो बार बार कहते हैं हम तो छोटे दलों के साथ जाएंगे, छोटे दलों के साथ। भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा एक बड़ा दल तो है ही है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए सपा एक बड़ा दल है, इसीलिए मैं बात और उनकी अखिलेश यादव जी की अपनी पॉपुलैरिटी भी है, उनका आकर्षण भी है नौजवानों में। तो अखिलेश जी को बड़ा मन और बड़ा दिल दिमाग करके ऐसा फ्रंट जरूर बनाना चाहिए जिससे सफलता हाथ लगे। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे ओवैसी की यहाँ पर भूमिका बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी की भूमिका, जब 300 बिजली जो है यूनिट बिजली हम फ्री दे देंगे, आम आदमी पार्टी भी हो रहे हैं, कुछ बिहार के भी वीआईपी भी आ रहे हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर से निषाद वोट बैंक में बड़ा तेज़ी के साथ में खींचतान मची हुई है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वीआईपी का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं है। ठीक। और राजभर और जो निषाद पार्टी है, उन्होंने इतनी बार अल्टा पलटी किया है कि आम जनता के मन में अगर कुछ श्रद्धा थोड़ी होगी भी, वो भी खत्म हो गई है। क्योंकि ये खुद भी स्थिर नहीं है, सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे। लेकिन कबीले के नेता तो हैं ही उसी कबीले के नेता ने, कबीला भी ऐसे नेताओं से भी छिटकता है। अच्छा, जब देखता है कि भाई हमारा नेता ही स्थिर नहीं है, कभी हमारा नेता कहता कि इधर चलो, कभी नेता कहता दाएं चलो, कभी नेता कहता बाएं चलो, एक जगह स्थिर होकर, जैसे अखिलेश जी को फायदा इस बात का मिल रहा है कि वो स्थिर है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए राजनीति कर रही है। तो जो वो वोट है जो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता, नाराज है, तो नाराजगी का फायदा अखिलेश जी को मिलेगा। और शिवपाल जी जिस तरीके से सड़क पर लड़ रहे हैं, अगर शिवपाल जी को साथ ले लिया जाएगा तो सरकार बनने की संभावनाएं हैं। अच्छा, मैं आपसे
ये भी जानना थी कि ओवैसी के बारे में आपकी क्या धारणा है, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या धारणा है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो चुनाव घोषणा पत्र अपना जारी किया था, उस पे वो 100% सफल रहे हैं। और दो काम उनके बहुत अच्छे रहे हैं, एक तो स्कूल और दूसरा चिकित्सा, जिसकी तारीफ सब लोग करते हैं, जो देख कर आए हैं वो सभी लोग करते हैं। और ये जो किसान आंदोलन चला है, उस आंदोलन के प्रति भी आम आदमी पार्टी की सहानुभूति भी रही है और उन्होंने मदद भी किया है। इसलिए किसानों के बीच में उनके प्रति हमदर्दी है। लेकिन अभी मैं ऐसे हालात नहीं देखता कि आम आदमी पार्टी चुनाव में कुछ बहुत बड़ा कर सकती है। ओवैसी क्या करेंगे, किसको? ओवैसी भी अभी कुछ नहीं कर पाते। ओवैसी जो अपनी कौम के बीच में बातें कह रहे हैं, वो बातें लोगों पर असर कर रही हैं, लेकिन वे सभी लोग घूम फिर कर फिर उसी पर आ जाते हैं कि ओवैसी के लड़ने से वोट का बंटवारा होगा और जिससे हम लड़ना चाहते हैं उसको हम हरा नहीं पाएंगे। ये बात, लेकिन अभी आपने एक अच्छी बात कही कि जो योगी का चेहरा है ईमानदारी का, लेकिन योगी का एक चेहरा और है हिंदुत्व का, और विराट चेहरा है जिसके बल पर वो अपनी राजनीति को अच्छी तरीके से, क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव में आप सब एक भी हो जाएं और वहाँ दूसरी ओर योगी का चेहरा होगा ईमानदारी का, हिंदुत्व का, और वहाँ पर चर्चा होगी मतांतरण की, लब जिहाद की, जनसंख्या नियंत्रण की, सब कुछ चर्चाएं होंगी। और चर्चा ये भी होगी कि किस तरीके से हमने लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आप कहीं मुकाबले में आ पाएंगे उनके सामने? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व क्या है। भाई, हमारे यहाँ जो धर्म हैं उनमें हिंदू है, मुसलमान है, जैन है। जैन हिंदू धर्म से ही निकला है, बौद्ध है, उनको भी मान लेते हैं हिंदू धर्म से ही निकला है, पारसी हैं, यहूदी हैं। तो हर ऐसा दल जो धर्म के आधार पर राजनीति करता है, वो अपने लिए एक दुश्मन चुनता है। जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर ने नाजियों को, यहूदियों को अपना दुश्मन माना और यहूदियों के साथ जुल्म और अन्याय भी किया। उसके चलते वो गद्दी पर आए। लेकिन बाद में हिटलर का असर क्या हुआ? ये जो धर्म का घालमेल राजनीति में होता है, हिंदू कहते किसको? हिंदू जो है वो हिंदू है, तो उसमें हिंदुत्व की राजनीति का सवाल है। हम भी हिंदू है, माने हिंदुत्व माने बहुसंख्यक बनाम माइनॉरिटीज। नहीं, क्यों? सीधी बात हो रही है ना, वो एकजुट होने की बात हो रही है। बहुसंख्यक बनाम माइनॉरिटी की युद्ध तो हो नहीं रहा है। हाँ, युद्ध नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन यही तो आप किस आधार पर कि आप लोगों ने एक लंबे समय तक माइनॉरिटीज के साथ तुष्टीकरण किया, आम जन में इसका आक्रोश था और उसका लाभ बीजेपी ने उठाया, वही फिर करेगी वो। आम जनता के बीच में जो हिंदुत्व के नाम पर माइनॉरिटी को जो दिया गया था, उसके बारे में जो चर्चा थी बिल्कुल झूठी है। अब झूठी है, उसमें मीडिया ने बराबर उनका साथ दिया इस हवा को फैलाने में। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 7 साल के पहले जो कुछ अल्पसंख्यक वर्ग को मिल रहा था, आज उससे ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाजपा की सरकार में हर क्षेत्र में उनको ज्यादा मिल रहा है। दूसरा, आप मुसलमानों का करेंगे क्या? आप क्या करेंगे? आपकी लाइन साफ साफ आनी चाहिए ना कि आप 7 साल से बैठे हुए हैं, आपने क्या कर दिया? आपने कश्मीर के नाम पर बहुत ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। क्या कश्मीर में एक भी हिंदू ले जाकर आप बसा पाए? क्या कश्मीर में एक भी कश्मीरी पंडित को उसकी जायदाद आप दिलवा पाए? क्या आज भी आतंकवाद वहां पर खत्म हो गया? 370 हटाने से क्या हुआ? 370 तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से घिसते घिसते काफी कम हो गई थी। पहले वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, वहां के राजा को सदर रियासत कहा जाता था, वो दोनों चीजें खत्म हो गई थी, अब मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था। और कितनी जमीन यहाँ के लोगों ने जाकर वहां खरीद ली। सब लोगों को धोखा है, एक दूसरे धर्म के मानने वालों को के प्रति घृणा पैदा करके, और ये घृणा बहुत ही घातक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्पसंख्यक की जो सांप्रदायिकता होती है वो लोगों के मन को तोड़ती है, लेकिन बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता देश को तोड़ती है। ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन एक बात आप देखिए, एक समय तक एक विचारधारा थी, विचारधारा थी भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरी ओर आप लोगों की विचारधारा थी। आप लोगों की विचारधारा को सेकुलर रूप दिया जाता था, और आज वही सेकुलर रूप भी अब जो है परशुराम की बात करने लगा है।
राम की बात करने लगा है, वहीं से योजनाएं शुरू हो रही हैं, माथे पे चंदन भी लगाने लगा है और जो है देवी का पाठ भी करने लगा है और श्री कृष्ण की बात करने लगा। तो जनता ये नहीं देखती है कि आप भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो लोग पहले भी पूजा, ऐसा कोई हिंदू नहीं है हाँ। जो पूजा पाठ न करता रहा, वो दिखावा नहीं करते, ये दिखावा करते हैं लोग। आज भी आप परमठ के मंदिर पर चले जाओ, खड़े होकर देख लो कि सबसे ज्यादा आपको दलित मिलेंगे, सबसे ज्यादा पिछड़े मिलेंगे। ये धर्म अपना विषय है खुद का, ये धर्म राजनीति का विषय नहीं है। हम किसको मानते हैं? अब आप ये धर्म का जो अवधारणा है और जिस पर हिंदू धर्म टिका है वो तो दलित समाज है। सबसे ज्यादा गंगा नहाने वही जाता है, सबसे ज्यादा कांवर लेके वही जाता है, सबसे ज्यादा आपका ये जो निकलते हैं जवारे निकलते हैं उनमें सांग घुसेड़ के सब वही जाते हैं। एक भी उसमें आरएसएस का आदमी आपको नहीं मिलेगा कांवर लेके जाता हुआ। नहीं, आपने एक बात कह दी कि वो दिखावा, हाँ। तो दिखावा तो वही आप भी कर रहे हैं ना। अब चुनाव सभाओं में अब आप भी वही करने लगे ना। वो दिखावा नहीं है। हाँ। हमें अपनी लाइन साफ रखना चाहिए। जो दिखावे की राजनीति करेंगे हाँ। समाज में वो मिट जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप जरूर घर में पूजा करते होंगे, लेकिन अब जनता को भी बताना पड़ता है कि हम भी पूजा करते हैं? नहीं, हाँ। जनता को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। कौन जनता हमसे पूछ रही भाई? अरे क्यों नहीं पूछ रही है? नहीं, जनता देख नहीं रही है कि एक और राम मंदिर सब कुछ हो रहा है और दशहरा भी, दीपावली भी, 9 लाख भाई सदियों से, हाँ। सदियों से दीपावली नहीं वो सभी हो रहा। मनाते रहे। हाँ, लेकिन सदियों से दशहरा सभी मनाते रहे। लेकिन आज जो है यही मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं एक सपा के नेता से कह रहा था तो उन्होंने कहा हाँ हवन तो हम घर में करते थे, लेकिन अब हमको सोशल मीडिया में भी हवन अपना डालना पड़ता है, हमको ये करना पड़ता है। ये एक वास्तव में ये वो लोग करते हैं जी जिनकी जनता में कोई पकड़ नहीं है, जो जनता का कोई काम नहीं करते, जो जनता के दुख दर्द में कभी शरीक नहीं होते। हम तो बहरहाल ये मान लें कि अगर कोई भी आप लोगों के साथ के लोग अगर परशुराम, कृष्ण और काशी विश्वनाथ बाबा इनकी सबकी मीटिंगों में चर्चा करते हैं, उस भेष में जाते हैं, तो ये गलत है, ये तो आप मानेंगे आज? ये नहीं, ये उनकी अपनी धारणा है कि वो क्या करना चाहते हैं। कुछ नागा बाबा भी देश में है, तो आप भी बन जाइए नागा बाबा। ये तो अपनी अपनी सोच है। ये धर्म का एक अजीब किस्म का अलग का पहले नहीं था, मैं बार बार वही बात कर रहा हूं, पहले नहीं था, अब ये अब वो दिखावा इसलिए कि उनको लगता है कि इस रास्ते पर चलकर भाजपा को फायदा हो गया। हाँ, इसलिए वो भी कुछ नेता लोग उस दिखावे में लग गए। बस वही मैं लेकिन जो लोग वाकई विचारों की राजनीति करते हैं हाँ, वो कभी दिखावे का काम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए आपका क्या भविष्य है? कहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब लड़ना तो आपको चुनाव है, जरा जो इसकी भी देखिए तो मैं अभी इस समय मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता के बीच में जाने के बाद मैं सीधे सवाल उनसे करता हूं गांव में चौपाल पर बैठकर कि भाई मैंने अपने 45-40 साल के राजनीतिक जीवन में ये किया है। अगर 45 साल के राजनीतिक जीवन में किसी जनता का पूरे कानपुर जिले में हमने 45 नए पैसे खाए हों तो आप हमको वोट मत देना। अगर हमारे घर में रात के 2 बजे आदमी आया हो, हम उसी हालत में उठकर, मंत्री जब थे तब भी हमने उसकी बात को न सुना हो, या कभी हमारा फोन बंद रहा हो, या कभी किसी के काम के लिए हमने 1 कप चाय उसकी पी हो, तो आप हमको वोट बिल्कुल मत देना। वोट जब पड़ रहा हो, नेता सामने हो, तो उनमें यह विचार जरूर करना कि जो मुझसे बेहतर उसको आप चुनना। और उसके बाद मैं उसे सवाल करता हूं कि मैं चुनाव 10 लड़ चुका हूं, अब मुझे चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। पूरी जिंदगी हम लोग चुनाव ही लड़ते रहे। आप चाहते हो कि चुनाव हम लड़ें, आप चाहते हो कि चुनाव हम न लड़ें, आप फैसला कर दो। आप कह दोगे हम नहीं लड़े तो चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। तो जनता का रिएक्शन ये आता है। हाँ। हम आपको कम से कम 100 वीडियो दिखा सकते हैं। हाँ। जनता का रिएक्शन ये आ जाता है कि हाँ ये क्षेत्र नेता विहीन हो गया है, 5 साल से हमको कोई नेता मिला नहीं। आपके समय पर हर हफ्ते आप आते थे, यहाँ सबका काम करते थे। आप चुनाव लड़े, आप निर्दलीय भी लड़ेंगे तो हम आपको जिताएंगे। नहीं, ये स्थिति आपको रसूलाबाद में दिखाई दे रही है कि बिल्हौर में दिखाई दे रही है? दोनों विधानसभा कि सीसामऊ में दिखाई दे रही है? क्योंकि आप तो तीनों जगह से नहीं, सीसामऊ से नहीं, क्योंकि सीसामऊ का मैंने भ्रमण नहीं किया। अच्छा, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। वही तो, मैं सीसामऊ का भ्रमण नहीं किया। लेकिन बिल्हौर और रसूलाबाद में अगर आप अपने पत्रकार को भी भेज देंगे और जहां से रसूलाबाद शुरू होता है या जहां से बिल्हौर शुरू होता है और जहां से अंत होता है, किसी भी दुकान पर बैठ करके
किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जात के व्यक्ति से, तो अगर आप ये पूछेंगे प्रेफर किसको करेंगे, रसूलाबाद नहीं, को? हम ये तो उस समय हम देख कर लड़ेंगे तो एक ही जगह से जी। लेकिन दोनों इसमें मुझे गर्व महसूस होता है हाँ। कि कम से कम 2 विधानसभाओं में जहां मैं ज्यादा समय तक रहा हूं, हाँ। वहां एक भी आदमी जिसने मुझको कभी वोट नहीं दिया वो भी मेरे खिलाफ नहीं कहता। लेकिन एक चर्चा है, वो जरा बड़ी कड़वी चर्चा है। वो कहते हैं कि अगर गठबंधन हो गया अखिलेश के साथ में तो शायद अखिलेश टिकटें आपको दे। नहीं, हमें चुनाव लड़ना है। हाँ, चुनाव में जनता वोट देती है, पार्टी थोड़ी वोट देती है। अच्छा अच्छा। चुनाव में वोट जनता देती है। हम चुनाव लड़ेंगे, वो टिकट देंगे तो लड़ेंगे, नहीं देंगे तो लड़ेंगे। ये बहुत क्लियर बात आपने कही। और उस समय फैसला अभी बाद में लेंगे कि रसूलाबाद से लड़ेंगे कि बिल्लौर से लड़ेंगे। हाँ, दोनों जगह हमारा काम है। हाँ। वो हम जनता से बात करके भी एक बड़े सम्मेलन बुलाएंगे। अच्छा, तब दोनों सम्मेलनों में हम राय लेंगे। हाँ। और उसके बाद हम वैसे प्लस पॉइंट क्या रसूलाबाद दिख रहा है क्या आपको? नहीं, दोनों जगह हम जीत जगह जाएंगे। दिख रहा है। जो आज के हालात है उसमें हम चाहे जहां चले जीत जाए। चलिए बस आखिरी सवाल। आपने बड़े अच्छे और साफ से, बेबाकी से और ओज के साथ और तेज के साथ जो आपका व्यवहार है उसी का आपने प्रदर्शन किया। कृपया बताइए अब 2022 की चुनावी संभावनाएं क्या है? जैसा आप कह रहे हैं कि अगर सब एक नहीं हुए तो फिर रसातल में चले जाएंगे और अगर एक हुए तो जीत भी जाएंगे। देखिए, आप इसको समान विचारधारा वाले दल, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं जी, समान विचारधारा वाले दल जिन पर कम्युनिज्म का कोई चार्ज ना हो, जिन पर घृणा फैलाने का चार्ज ना हो, जिन पर इंसान को बांटने का चार्ज ना हो, जिन पर अपनी राजनीति के लिए खून बहाने का काम ना हो, ऐसे लोग जिनकी समाज में छवि अच्छी है जिन दलों की, अगर वे 10 सेकुलर दल एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर विजयी होंगे, और नहीं लड़ेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी और एक अच्छा सा आईना भी आपने दिखा दिया 2022 के चुनाव का। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।